नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाजवाब होंगे। उम्मीद ये भी करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे और डेली बेसिस पे उसे पढ़ रहे होंगे। और अभी तक आपने अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो तैयारी स्टार्ट कर दो। एग्रो पाठशाला आपके लिए हमेशा तैयार है और आपके साथ है। हमेशा डे बाय डे अगर आप देखेंगे तो फ्री में बहुत सारी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की प्रयास रहती है। हम प्रयास ये करते हैं कि जो भी कंटेंट आपके पास पहुँचे वो इंडिया का बेस्ट कंटेंट हो। ये प्रयास कैसा है ये तो आप लोग बताओगे, बट मेरी प्रयास ये हमेशा से रहती है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि एग्रो पाठशाला 2.0 के बारे में। उसमें हमने आपको बताया था कि अब होने क्या वाला है। तो उसका सबसे पहला क्लास, और ये क्लास डेली बेसिस पे चलेगी। ये फाउंडेशन क्लास है। आपको कहीं से भी कोई पेड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सीरियस है तो इवन मेरे से भी पेड लेने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि मैं कोई क्लासेस वगैरह पेड या जैसे लोग बैच बेचते हैं वैसे तो हमारे पास है नहीं। बट फिर भी कोई भी पेड क्लासेस आपको लेने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप इस क्लास को सीरियस और डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो। ये जो क्लासेस है ये डेडिकेटेड तो ऑल एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो थंबनेल में लिखा होता है ना, उसको लगता है कि हमारे लिए ही है। अगर आप थंबनेल में लिख देते हो कैन सुपरवाइजर, तो उनको लगेगा कैन सुपरवाइजर के लिए। हालाँकि इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि एग्रीकल्चर है, दैट मीन्स ये सभी के लिए होगा। अब हमें ये देखना होगा कि ये कितने डेप्थ में जा रहे हैं, ये कितने ऊपर-ऊपर से करा रहे हैं, या फिर इनका वे ऑफ जो टीचिंग है वो कैसा है। उसके बेसिस पे हमें सेलेक्ट करना होता है। बट ठीक है, आपको जो चाहिए मैंने थंबनेल में भी अपने स्टाफ से वही बनवाया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो कैन सुपरवाइज़र, अगर आप गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप बीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो पेपर 2 होता है जनरल एग्रीकल्चर, वो क्लासेस उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लांट प्रोटेक्शन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, हालाँकि ये दोनों वैकेंसी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसको लेकर बच्चे में बहुत सारा आक्रोश है। हालाँकि वैकेंसी आएगी, बट यही वाली बात है, आएगी, कब आएगी ये पता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें आरएयू की तैयारी कर रहे हैं, आरएयू की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ओवरऑल एक हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो एग्रीकल्चर सेगमेंट में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये डेली क्लासेस जो है आपके 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जाएगी। ये लाइव क्लासेस नहीं है, मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर इसे मैं क्या कर दूँगा, पब्लिक कर दूँगा। तो लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है क्योंकि व्यवस्था हमारे पास है नहीं। जितना है उतना ही मैं आपके पास क्लासेस, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लास नंबर 1 है और इसी तरह से क्लासेस 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस इसकी लगेगी और जनरल एग्रीकल्चर हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट पे। जैसे इसके कोई एक सब्जेक्ट लेंगे, जैसे सॉइल साइंस हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर की कोई भी सब्जेक्ट आप बोलोगे, बहुत डेप्थ और बहुत अच्छे तरीके से बाइलिंगुअल आपको कराने का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो आप बताना, पहले जनरल एग्रीकल्चर को पढ़ो। इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ आपको कि एक मेंटोरशिप प्रोग्राम हम चला रहे हैं। उस मेंटोरशिप प्रोग्राम में अभी से नहीं चलेगा, ये मंडे से चलेगा, ठीक है? और इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या होगा, तो इस प्रोग्राम में आपको पूरे तरीके से मेंटोर किया जाएगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई हमें गाइड करे, कोई हमें बताए, कोई हमें सजेशन दे कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाना है और किस तरह से नोट्स बनाना है, तो इसके लिए आप मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेंटोरशिप प्रोग्राम जब आएगा, संडे को मैं लॉन्च करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्राइस है, क्या कैसे है। आप एक बार अपना सजेशन कमेंट में लिख सकते हो कि भैया इतना प्राइस रख सकते हैं। अब आपके मेंटोर से मिलिए। मेंटोर से क्या मिलना है, 1 साल से आप मिल ही रहे हैं। मेरा नाम सौरभ सिन्हा है और आप देखेंगे तो मेरी क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रोनॉमी से कंप्लीट है। पीएचडी अभी परस्यू कर रहा हूँ, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। सॉइल साइंस में स्पेशलाइज़ेशन है। स्पेशलाइज़ेशन क्या है, एग्रोनॉमी से मैंने एमएससी किया है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि सॉइल साइंस में काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें एक अच्छी खासी पकड़ है। उसके बाद एग्रोनॉमी, और यहाँ पे देखेंगे तो 3 साल प्लस का एक्सपीरियंस है।
3 साल प्लस एक्सपीरियंस मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि मैं 1 साल अनऑफिशियली तरीके से यूट्यूब पे इसी तरह से वीडियोज़ बनाना और स्टार्टिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया था कॉलेज लाइफ से। उसके बाद मैं कंटिन्यू 2 सालों से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को काफ़ी गाइड कर रहा हूँ, उनको नोट्स बनवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये चीज़ें आप देखेंगे कंटेंट तो आपको पता चलेगा। बाकी मैं क्या करवा सकता हूँ, मेरे थ्रू कौन-कौन सी सब्जेक्ट की क्लासेस होगी? वैसे तो मैं सच बताऊँ तो 22 की 22 जो ब्रांचेज़ है एग्रीकल्चर की, वो मैं अकेला करवा दूँगा। इसमें आपको 1% भी संदेह नहीं करना है कि भाई एक बंदे कैसे एग्रीकल्चर का पूरा सब्जेक्ट करवाएगा। मैंने एग्रीकल्चर में बहुत टाइम दिया है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा ही टाइम दिया है, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम है, मैंने किसी भी क्लासेस में नहीं बताया बट एग्रीकल्चर में मैंने बहुत टाइम दिया है। तो मुझे इतना विश्वास है, मेरे पास नोट्स है, मेरे पास हर चीज़ बनाया हुआ पीपीटी है, तो मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। कैसा पढ़ाता हूँ ये तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी अगर बात करूँ तो सॉइल साइंस और तीसरी बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर और चौथी बात करूँ तो एनिमल हस्बेंड्री। वीट साइंस और उसके साथ-साथ हम बात करें तो सीड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये सारे सब्जेक्ट हमारे द्वारा करवाया जाएगा। बट इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट बचता है, जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसके साथ-साथ फिशरीज बच रहा है, उसके साथ-साथ एपीकल्चर, लैकल्चर, सेरीकल्चर, ये सारी चीज़ें मैं करवा दूँगा आपको, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आपको मेंटोरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। हालाँकि यूट्यूब पे भी मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको मेंटोरशिप नहीं चाहिए, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। कोई फ़ोर्सफुली नहीं है कि फ़ोर्स करके आप मेंटोरशिप लो। आपको ऐसा लगे कि मेंटोर कर सकता है या मेंटोरशिप हमें ज़रूरी है, तो भी आप क्या करना परचेज़ करना। ये तो इंट्रोडक्शन वाली पोर्शन रहा जिसमें हमने अपने बारे में, अपने कोर्सेज़ के बारे में, अपने आने वाली प्लानिंग के बारे में बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा क्लासेस और क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है। तो अब हम क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। एग्रीकल्चर हम पढ़ेंगे। देखो एग्रीकल्चर की 2 सेगमेंट होती है। एग्रीकल्चर की कितने सेगमेंट होती है? 2 सेगमेंट होती है। पहला सेगमेंट तो वो होता है जिसमें हम बेसिक एग्रीकल्चर को समझते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को समझते हैं कि भाई ये एग्रीकल्चर आया कहाँ से है, एग्रीकल्चर क्या होता है, इसकी कितनी ब्रांचेज होती है, मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या है और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या है, फिर दोनों में क्या अंतर है। फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं इंडिविजुअली ब्रांचेस। तो हॉर्टिकल्चर्स की 2 आप कह सकते हो स्टेप है। पहला स्टेप है जिसमें आप जनरल चीज़ें पढ़ते हैं, दूसरा स्टेप है जिसमें आप क्या पढ़ते हो तो इंडिविजुअली ब्रांचेस पढ़ते हैं। जैसे सॉइल साइंस है तो सॉइल साइंस कंप्लीट पढ़ते हो, एग्रोनॉमी है तो एग्रोनॉमी कंप्लीट पढ़ते हो। फिलहाल हम एग्रीकल्चर की बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक पे बात करेंगे। देखो अभी हमने लिखा था, एक तो लिखा था बेसिक एग्रीकल्चर, ठीक है? और एक हमने आपको थंबनेल में देखा होगा, लिखा हुआ होगा कि जनरल एग्रीकल्चर। दोनों में क्या अंतर है? देखो जनरल एग्रीकल्चर का एक और ये भी मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट के जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक आप कह सकते हैं कंसेप्ट है, उसको हम जनरल एग्रीकल्चर में डाल सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो इंटोमोलॉजी है तो इंटोमोलॉजी के जो बेसिक नॉलेज है वो तो होना ही चाहिए, तो ये जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट आ जाएगा। जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट ये भी आता है कि भैया इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्टार्ट करें उससे पहले तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसको भी हम जनरल एग्रीकल्चर के अंदर काउंट कर देते हैं। तो ये 2 पार्ट हम मान सकते हैं। एक होता है बेसिक एग्रीकल्चर का मतलब यही होता है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, कोई पूछता भी नहीं है इसके बारे में, लेकिन आप इतना याद ज़रूर रखना, ठीक है? चलिए, अब लेआउट देख लेते हैं। लेआउट देखो हमारी क्लास, जितने भी क्लास आप देखोगे ना तो मैं इंट्रोडक्शन में लेआउट के बारे में डिस्कशन करता हूँ और लेआउट मुझे जहाँ तक लगता है इसके बारे में डिस्कशन करना ही चाहिए सारे टीचरों को और सारे स्टूडेंट को। कैसे? जैसे मान लो आप कोई भी काम करते हो तो उसके एक लेआउट होना चाहिए कि भाई मैं इस तरह से काम करूँगा, इस तरह से यहाँ रुकूँगा, फिर इस तरह से ऐसे-ऐसे करके अपने डेस्टिनेशन के पास पहुँचूँगा। अगर आप लेआउट सही बना लेते हैं तो आप डेस्टिनेशन के पास पहुँच जाते हैं और आपको इसी समय एक रोड मैप बन जाता है कि भाई हमें इतना चलना है, तो इतने चलने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। दूसरा डेस्टिनेशन आपको सामने दिखता है कि हमारा डेस्टिनेशन ये है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आपका डेस्टिनेशन बहुत नज़दीक हो जाएगा। नहीं है तो मान लो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चलोगे, फिर आपको पता चला अरे नहीं हमको ऐसे चलना था, ये टॉपिक पहले पढ़ना था, फिर आप कहोगे ये टॉपिक पहले पढ़ना था, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, ऐसे करना स्टार्ट कर दोगे और डेस्टिनेशन अपना कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो आप ऐसे नहीं जाकर आपने कैसे किया? यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो डेस्टिनेशन बहुत ज़रूरी है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए लेआउट बहुत ज़रूरी है।
अब लेआउट में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे देखना। जनरल एग्रीकल्चर का लेआउट देख रहे हैं, यानी कि बेसिक एग्रीकल्चर का लेआउट देख रहे हैं। बेसिक एग्रीकल्चर किसके देख रहे हैं? बेसिक एग्रीकल्चर के लेआउट देख रहे हैं। अब बेसिक एग्रीकल्चर के लेआउट में सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि कृषि के परिचय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं लेकिन अब वो स्टैंडर्ड रहा नहीं क्वेश्चन का, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। तो फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? तो लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे, यानी कि भाषा के निर्माण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? भाषा के निर्माण के बारे में। निर्माण किसके बारे में? निर्माण के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करेंगे भाई? उसके बाद इसके ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। ब्रांचेज यानी कि शाखाएं के बारे में बात करेंगे कि इसके कौन कौन सी शाखा है, ठीक है। जैसे ही ब्रांच हमारा स्टार्ट होगा, समाप्त होगा, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर्स की बात करेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ। और जब हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आप जाएंगे, इतिहास में इसके जाएंगे, तो आप पाएंगे कि इसके 2 सेगमेंट में हिस्ट्री है। कितने सेगमेंट में है? 2। पहला सेगमेंट तो ये है, पहला सेगमेंट क्या है? एशियंट हिस्ट्री है, ठीक है। एशियंट हिस्ट्री है जहाँ पे हिस्ट्री का निर्माण हुआ, रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। दूसरा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर हम पढ़ेंगे इसी के अंदर। जैसे हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रेवोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी क्रांति है, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? और उसके बाद पढ़ेंगे नेशनल, तो पहले इंटरनेशनल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये याद रखना। फिर आगे क्या बात करेंगे? तो आगे बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल ईयर्स एंड डेज की बात करेंगे कि किस तारीख को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आफ्टर देन हम मेजर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मेजर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें देखेंगे फादर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसके फादर के बारे में बात करेंगे। फिर हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें हम लाइसीमीटर क्या होता है और उसके बाद टेंसियोमीटर क्या होता है, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब ये समाप्त हो जाएगी, जब ये क्लियर हो जाएगा, जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तब हम क्या पढ़ेंगे? तब हम मिनिस्ट्री इन इंडिया और किसके रिगार्डिंग में? तो एग्रीकल्चर्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया में कौन कौन सी मिनिस्ट्री है जो एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, बहुत इजी फॉर्मेट आता है। और ये जो क्लासेस मैंने बताई है, ये क्लासेस कैसा क्लासेस है? तो हमेशा याद रखना, ये 0 टू हीरो क्लासेज है। ये ऐसा बैच है जो 0 टू हीरो है। आपको बहुत कुछ नहीं भी आता है ना, तो ये क्लासेज अगर आप 10 दिन देखते हो ना, तो आपकी सारी कंसेप्ट, वो सारी बातें जो आपको नहीं आ रहा है, वो बहुत चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सामान्य कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एग्रीकल्चर क्या होता है। हमें क्या देखना है? एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसके हिंदी में हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। आप एक चीज़ तो जानते ही होंगे, ये तो हम कॉलेज लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं और अभी ना जाने कितने बार इसको पढ़ेंगे, बोर हो चुके हैं इसको पढ़ते पढ़ते, बट ठीक है, ठीक है। अब जैसे एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं कि भाई ये लैटिन शब्द से लिया गया। किससे लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया। और देखो, कई लोग ना परेशान मत हो जाना कि इतना बेसिक क्यों करा रहे हो। आप चलोगे ना धीरे धीरे एडवांस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये करवाना कितना ज़रूरी था, ठीक है। तो कई बार बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है, इतना परेशानी नहीं लेना। तो हम पढ़ते हैं कि भाई ये एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है। सिंपल ये हम पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर 2 लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एग्री और जिसका मतलब होता है कल्चर। एग्री का अगर हम बात करें तो इसको हम सॉइल कहते हैं, और कल्चर्स के बात करें तो इसको हम कल्टीवेशन कहते हैं। हिंदी में इसको हम मृदा के नाम से जानते हैं, और इसको हम खेती करना हम कहते हैं, करना, ठीक है। तो क्या समझे हम?
कि भाई एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अब इसको हम परिभाषित करना चाहें, देखो हर चीज़ का डिफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होता है, बट अगर हम सिर्फ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के बारे में बात करें, किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में बात करें कि ये सेंटेंस जो है इसके अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन क्या बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम सिंपल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, तो कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल या कल्टीवेशन इन सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सिंपल, मतलब सिर्फ सेंटेंस के अनुसार। और पहले हमें किसी भी फील्ड में ग्रो कर लेना, उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करवा देना और उसका प्रोडक्शन हम ले पाते, यही हमारे लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं अचीवमेंट हो जाता। लेकिन अभी का डिफिनेशन अलग है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो बीच में आया ना, लैटिन वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसको ना हम फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज से समझते हैं। किससे समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज से समझते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज कैसे हुआ, हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, तो हेडिंग डाल लेंगे फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, भाषा का निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा सा समझना और बहुत बारीकी से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, मान लेते हैं कि ये पूरा दुनिया है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पूरा दुनिया यानी कि वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंट्री होगा, इस वाले पोर्शन पे जो कंट्री होगा, इसका कुछ अलग भाषा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे संस्कृत बोली जाती है। मान लेते हैं यहाँ पे जो कंट्री है वहाँ पे लैटिन भाषा बोली जाती है। मान लेते हैं यहाँ पे जो कंट्री है वो ग्रीक भाषा बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो कंट्री है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे भी एक कंट्री है जो क्या बोलता है, तो एंग्लो सेक्शन बोलता है, एंग्लो सेक्शन बोलता है, ठीक है। सिंपल, अभी इतना ही समझो। अब मान लो एक चीज़, क्या चीज़ मानोगे, थोड़ा सा समझना। अगर संस्कृत का कोई भी इंसान लैटिन वाले कंट्री में जाता है जहाँ पे लैटिन बोला जाता है, तो लैटिन अगर बोला जा रहा है तो इस वाले व्यक्ति को लैटिन की नॉलेज होनी चाहिए या फिर लैटिन वाले व्यक्ति को संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। भाई ये तो होना ही चाहिए, तभी जाकर दोनों एक दूसरे से बात कर लेगा। क्योंकि लैंग्वेज ही क्या होता है, लैंग्वेज एक कनेक्टर होता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। अब फिर ये लैटिन वाले भाई साहब संस्कृत ग्रीक वाले कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे इसको या तो लैटिन आना चाहिए या फिर इसको ग्रीक आना चाहिए, ठीक है। यही दोनों चीज़ हो सकता है, तभी जाकर ये आपस में बात कर सकते हैं। उसी तरह से ये ग्रीक वाले एंग्लो सेक्शन के पास जाएंगे तो इसको एंग्लो सेक्शन वाले को या तो ग्रीक आना चाहिए या फिर ग्रीक वाले को एंग्लो सेक्शन आना चाहिए, यही है। फिर एंग्लो सेक्शन फ्रेंच वाले के पास जाते हैं तो फ्रेंच वाले को या तो एंग्लो सेक्शन आना चाहिए या फिर एंग्लो सेक्शन को फ्रेंच आना चाहिए। फिर इसी तरह से फ्रेंच वाले संस्कृत के पास जाते हैं तो संस्कृत वाले को फ्रेंच आना चाहिए या फिर फ्रेंच वाले को संस्कृत होना चाहिए। अब देखोगे आपस में तो भाई इतना लैंग्वेज कौन याद रखेगा, कौन पढ़ेगा। तो इस तरह से तो आपस में किसी से बात ही नहीं हो पा रहा है। अब जब आपस में बात नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा, क्योंकि हम उस दौर में आ चुके हैं जहाँ पे हमें ट्रेड बहुत ज़रूरी है करना। हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट में जो भी मटेरियल है उसे कहीं ना कहीं तो सेल करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। तो उसके लिए हमें एक दूसरे से बात करना पड़ेगा, एक दूसरे से कनेक्टर जोड़ना पड़ेगा। अब देखा कि भाई इससे तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हम आपस में बात ही नहीं कर पा रहे, आपस में बिजनेस कर ही नहीं पा रहे। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता था ना वो अंग्रेज़ों को होता था, ठीक है। तो उस समय जो अंग्रेज़ थे ना वो एंग्लो सेक्शन बोलते थे, इसलिए एंग्लो सेक्शन को ना ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। अब इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री है, अलग अलग भाषा बोली जा रही है, किसी को कोई भाषा समझ नहीं आ रहा है, एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे, एक दूसरे से बिजनेस नहीं कर पा रहे। तो इन सब ने क्या सोचा, इन सब ने सोचा यार ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो इन सब ने सोचा कि एक मीटिंग रखते हैं। अब इन्होंने क्या किया, मीटिंग रखा, संस्कृत वाले को
मतलब जो कंट्री में है उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया। लैटिन जहाँ पे बोला जा रहा है तो वहाँ से बुलाया गया। ग्रीक जहाँ पे बोला जा रहा है वहाँ से प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया। एंग्लो सेक्शन जहाँ बोला जा रहा है वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया। फ्रेंच जहाँ बोला जा रहा है तो यस, तो ऐसे करके लैटिन हो गया, उसके बाद ग्रीक हो गया, एंग्लो सेक्शन हो गया, फ्रेंच हो गया, संस्कृत हो गया। इन्होंने कहा कि भाई इस तरह करेंगे तो हम लोग आपस में बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर करना ये होगा कि हमें क्या करना होगा, एक भाषा का निर्माण कर लेते हैं जो मतलब कॉमन लैंग्वेज हो और बहुत आसान हो, बहुत ईजी फॉर्मेट हो और सबको याद हो। तो इन्होंने कहा कि सही बात है, तो वैसे भाषा निकल के आया हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज। क्या निकल के आया? इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज जब उस समय बना था ना, तो बहुत कम वर्ड था इसके पास, तो कम वर्ड है तो आसानी से याद रख लेंगे। अब इस केस में क्या होगा, संस्कृत वाले को भी इंग्लिश बोलना है और लैटिन वाले को भी इंग्लिश बोलना है। अब अगर संस्कृत ये नहीं समझ रहा है और लैटिन ये नहीं समझ रहा है, तो भाई इंग्लिश तो समझ रहा है। तो इस तरह से करके इंग्लिश का निर्माण हुआ और इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हुआ। तभी आप पढ़ते हो कि ये ग्रीक है, ये लैटिन भाषा है, ये संस्कृत भाषा है। अब जब संस्कृत के लोग मान लो कि लैटिन जहाँ बोला जाता है वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ देखता है यार एग्रीकल्चर ऐसे होता है, एग्रीकल्चर वहाँ पे ये होता है, एग्रीकल्चर्स में ये करना होता है और एग्रीकल्चर्स के ये लोग ये बोलते हैं, इस नाम से जानते हैं। तो इन्होंने यहाँ से पिकअप करके अपने देश में लाए। इसलिए बोला जाता है कि एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वो आया किस लैंग्वेज से है? तो लैटिन से है, जिसका मतलब ये होता है। समझ में आ गया? नहीं भी समझ में आया तो एक दूसरा रास्ता है आपको समझाने के लिए, तो दूसरा रास्ता यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। तो इन अदर वे, दूसरे रास्ते से समझा रहे हैं। दूसरे रास्ते से समझाने का सबसे आसान और ईजीएस्ट फॉर्मेट हो सकता है कि मान लो इंडिया अपना, ठीक है, इस तरह से मैप नहीं बनाने आता है इसलिए मैंने इतना ही बनाया है। अब यहाँ पे आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश है, आपको ये नहीं कहेगा कि सर यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, ये समझने के लिए। यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 सिस्टर है और इसके नीचे अलग अलग कंट्री है, तो ये साउथ वाला पोर्शन हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो गुजरात है। इस तरह से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब मान लो कि जो गुजरात के लोग हैं तो ये क्या क्या बोलते हैं? गुजराती बोलते हैं, गुजराती। अब मान लेते हैं कि जो राजस्थान के लोग हैं ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, मान लो राजस्थान में भी पर्टिकुलर अगर देखेंगे तो इतना बड़ा राज्य है, उसमें अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन एक भाषा हम ले लेते हैं बागरी। कौन सी भाषा ले लेते हैं? बागरी ले लेते हैं, बागरी भाषा ले लेते हैं। ठीक है, और एक और स्टेट ले लेते हैं बिहार। ठीक है, सबसे फेवरेट। तो बिहार जहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है, भोजपुरी। अब भोजपुरी बोला जा रहा है। अब बिहार का ही उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। मान लो कि कोई पर्सन है, किसी के बारे में पूछना है कि आप कैसे हो, तो बिहारी कैसे पूछेगा? जहाँ भोजपुरी बोला जाएगा वो कैसे पूछेगा? बिहार में भी अलग अलग भाषा है, बट एक कॉमन भाषा की बात करें तो भोजपुरी में पूछा जाएगा कि कैसन बाड़ा, ऐसे पूछा जाएगा कि कैसन बाड़ा हो। या अगर मैथिली साइड जाएंगे तो पूछे कैसन छी रहुआ, छी छा वाला बात बोलेगा, कैसन छी रहुआ। लेकिन अगर बागरी में इसे बोलना हो तो इनसे क्या पूछेगा? किया हो। किया हो मतलब कैसे हो। तो भोजपुरी वाले यार समझ ही नहीं पाएगा और बागरी वाले समझ लेंगे बागरी को, लेकिन उसी तरह से बागरी वाले भोजपुरी नहीं समझ पाएगा। तो भाई एक दूसरे से फिर बात नहीं कर पाएंगे, बिहारी इससे नहीं बात कर पाएगा, राजस्थानी इससे बात नहीं कर पाएगा, मध्य प्रदेशी इससे बात नहीं कर पाएगा। तो जब बात ही नहीं करेगा तो आगे का काम कैसे होगा? क्योंकि आगे व्यापार, बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना है, देश चलाना है। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, एक हिंदी लैंग्वेज का निर्माण किया। अब हमने बोला कि भाई आपको बिहारी भाषा बोलनी है, नो डाउट, लेकिन साथ में आपको हिंदी आनी ही चाहिए। तो आप कहीं पे जाओगे तो हिंदी चिपका दोगे, क्योंकि इस भी स्टेट को हिंदी आता ही आता है। जिस तरह से इंग्लिश सबके लिए किया था मैंडेटरी, उसी तरह से यहाँ पे भी मैंडेटरी कर दिया और इनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया, और इस तरह से करके भाषा का निर्माण होगा। अब आपको 5-6 भाषा है ऐसे जो आपको याद रखना है, 5 लैंग्वेज याद रखना है, लिख लेना। 5 लैंग्वेज याद रखना, यानी कि भाषा याद रखना। कौन कौन सी बता देता हूँ, ट्रिक के साथ बात करता हूँ।
हालांकि ट्रिक आपने पढ़ा होगा लेकिन ज़रूर यूनिक मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मेरे से तो आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि भाई ये यूनिक चीज़ इन्होंने बताया है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि लैंग्वेज भाषा के बारे में थोड़ा सा हम भाषा के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखो भाषा की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी भाषा याद रखना है, तो सबसे पहले जो हमें लैंग्वेज याद रखना है वो याद रखना है लैटिन भाषा, दूसरा याद रखना है ग्रीक, तीसरा याद रखना है फ्रेंच, फिर हमें आगे अगर बात करें तो याद रखना है एंग्लो सेक्शन। फिर अगर हम बात करें एंग्लो सेक्शन को ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश। फिर अगर हम बात करें आगे की तरफ तो आगे और कौन सी भाषा याद रख सकते हो भाई आप, संस्कृत आपको याद रखनी है। ठीक है, इतना ही भाषा आपको याद रखना है, 5 भाषा। अब देखना ट्रिक के साथ मैं काम करूँगा। एग्रीकल्चर में लैटिन भाषा की अगर बात आए तो उसके पीछे यानी कि शब्द के पीछे क्या लगा होगा, कल्चर लगा होगा, या फिर वो एरिया देखने में आपको लार्ज एरिया में लगेगा, वो जो शब्द होगा या वो जो वर्ड होगा ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़े एरिया पे होता है। दूसरी आप देखने को आपको क्या मिलेगा, तो साइड मिलेगा। साइड बोले तो जैसे कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, यही होता है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड। तो ये जितने भी साइड है ये किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। अभी सिर्फ इतना समझो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखना ग्रीक का भी सेम कल्चर है, जिसके लास्ट में नोमी लगा हो, जिसके लास्ट में लॉजी लगा हो, जिसके लास्ट में आर वाई लगा हो, जिसके लास्ट में इंडिविजुअल वाई लगा हो, ठीक है, और जिसके लास्ट में पोनिक लगा हो। देखो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं, बट अभी अब हम अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं। तो कल्चर यहाँ पे हो गया, लार्ज एरिया यहाँ पे हो गया, साइड यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नोमी, लॉजी, आर वाई वाई और पोनिक, ये 2 चीज़ें आपने देख ली। फ्रेंच में आपको कोई ट्रिक याद नहीं रखना है, एंग्लो सेक्शन में आपको कोई ट्रिक याद नहीं रखना है, और संस्कृत में भी आपको कोई याद नहीं रखना है। तो फिर किसको याद रखना है, इसकी लैटिन भाषा को याद रखना है, और इसके ट्रिक और इसके एक्सेप्शन के बारे में याद रखना है, कौन कौन सी इसके ट्रिक है और कौन कौन सी इसके एक्सेप्शन है। बात कर ले थोड़ा सा। चलो, हमने बोला कि भाई लैटिन शब्द जो होगा, मतलब लैटिन भाषा से जो लिया होगा, उसके लास्ट में कल्चर होगा। क्या होगा, कल्चर होगा, वो लार्ज एरिया होगा, और उसके लास्ट में साइड लगा होगा। तो आप ये बात कह सकते हो कि सर ये कैसे आप कह सकते हो, गलत भी तो हो सकता है। तो मैंने बोला ही है कि एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, हर जगह होते हैं। अपवाद क्या होते हैं, हर जगह होते हैं, हर क्लासरूम में होते हैं, हर देश में होते हैं, हर घर में होते हैं, हर गांव में होते हैं, ठीक है, हर फ्रेंड में होते हैं। तो इस तरह से याद रख लेना, ठीक है। अब देखना इधर ट्रिक समझना, आपने ये तो समझ लिया भाई, ट्रिक समझ लिया। अपवाद समझना कि कौन कौन सी इसमें अपवाद है जिसके लास्ट में कल्चर भी है, उसके साथ साथ लार्ज एरिया भी है, लेकिन वो लैटिन से नहीं है। तो इसके बारे में तो हमें पता होनी ही चाहिए कि कौन सी ऐसी भाषा है जो अपवाद में माना जाता है। तो सबसे पहला हमें याद रखना है लैक कल्चर। क्या याद रखोगे, लैक कल्चर। अब लैक कल्चर में 2 शब्द दिख रहा है, लैक दिख रहा है और कल्चर दिख रहा है। तो देखो कल्चर तो हमारा लैटिन से ही है, कल्चर लगा हुआ है तो ये लैटिन से ही है, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेज हुआ है ना, ये थोड़ा सा चेंजेज हुआ है कि ये लैक, जिसमें लैक उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं, ये किस भाषा से लिया गया, तो संस्कृत भाषा से लिया गया। किस भाषा से, संस्कृत भाषा से लिया गया। तो ये 2 शब्दों से मिलकर हो गया। एक भाषा कौन सी है, लैटिन, और एक भाषा कौन सी है, संस्कृत। तो 2 भाषा से लिया गया है, तो इसको हम क्या किस में रखेंगे, अपवाद में रखेंगे, अपवाद में रखेंगे, यानी कि एक्सेप्शन में रखेंगे। क्लियर हो गया, पहला तो ये हुआ, पहला अपवाद ये याद रखना। दूसरा अपवाद क्या याद रखोगे, दूसरा अपवाद आप याद रखोगे सिट्रीकल्चर। क्या याद रखोगे, सिट्रीकल्चर। तो सिट्रीकल्चर्स भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, आपको देखने में लग रहा होगा, सिट्रीस और प्लस में कल्चर, यही है। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। कैसे अलग है, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना। सिट्री जो शब्द है ना, सिट्री जो शब्द है, इसमें हम सिट्रस ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, और ये सिट्री जो शब्द है ना, ये ग्रीक का शब्द है। किसका शब्द है, ग्रीक का शब्द है। और जो कल्चर शब्द है वो तो लैटिन का ही है, अभी हमने बात किया है। तो 2 शब्दों से ये भी मिलकर बना हुआ है, तो इसको भी किस में रखेंगे,
इसको भी सर आप रख दो अपवाद में। किस में रख दो? अपवाद में, यानी कि एक्सेप्शन में रख दो, अपवाद में रख दो। तो दो चीज़ें हमें समझ में आया कि जिसके लास्ट में साइड कल्चर लगा हो, लार्ज एरिया हो, जिसके लास्ट में साइड लगा हो, ये सब लैटिन शब्द से लिया जाता है। लेकिन अपवाद तो हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। तो हर जगह होते हैं तो अपवाद हमने समझ लिया, एक लैग कल्चर, एक आपने समझा सेट्रिकल्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपने अपवाद समझ लिया। अब इसके एग्जाम्पल याद रख लेते हैं। किसके एग्जाम्पल? इसके एग्जाम्पल याद रख लेते हैं, जिसे हम उदाहरण कहते हैं। तो उदाहरण को याद रखते हैं। जैसे कौन कौन सी है उदाहरण? तो उदाहरण में सबसे पहले आपको याद रखना है क्रेडिट, क्रेडिट लार्ज एरिया में होता है। सेल, ठीक है। कंपोस्ट जो होता है ये लैटिन शब्द से लिया गया है। उसके बाद आप एक्सटेंशन में पढ़ते हैं कम्युनिकेशन, तो ये भी लैटिन से लिया गया है। उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इसे कहते हैं। ये चीज़ें हो गई। आगे और एग्जांपल आपको याद रखना है। सॉइल याद रखना है, सॉइल साइंस कह सकते हो, ठीक है। आपको याद रखना है पेस्ट के बारे में तो बता ही दिया, पेस्टिसाइड वगैरह ये सब। आपको याद रखना है कि पल्सेस लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है फॉरेस्ट्री, देखो RY है लेकिन ये ग्रीक का एक्सेप्शन है, तो पढ़ाएंगे अपवाद है ग्रीक का, ठीक है। उसके साथ है इवेल्युएशन, ठीक है। इवेल्युएशन के बाद अगर हम बात करें तो इन विवो, हॉर्टिकल्चर्स में कल पढ़ाया था इसको, ठीक है। इन विट्रो, ये जो शब्द है ये क्या होते हैं? लैटिन से लिया गया, ठीक है, ठीक है। क्रेडिट के साथ साथ मार्केट भी लिख लेना यहीं पे। तो इतने शब्द अलग इसका एग्जाम्पल है, साथ में आप ट्रिक भी याद रख लेना और इसको भी याद रख लेना, ठीक है। अब आते हैं ग्रीक के ऊपर। किसके ऊपर? ग्रीक के ऊपर। देखो यहाँ पे भी हमने लिख दिया, ये PPT आपको पहुँचा देंगे, आपके पास भेज देंगे, परेशान मत होना। यहाँ पे लिखा होगा PPT में, पहले तो लिखा हुआ मिलता ही है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैटिन शब्द है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड। उसके बाद क्रेडिट, सेल, कंपोस्ट, कम्युनिकेशन, सोसाइटी, एक्सटेंशन, सॉइल एंड सॉइल साइंस, मार्केट, इवेल्युएशन, पल्सेस, इन विवो, इन विट्रो। ये शब्द कैसे हैं? लैटिन का लिया हुआ है। तो ये सब हम आपके PDF पे भेज देंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा ग्रीक का समझो। ग्रीक के बारे में क्या बताया था सर जी? ग्रीक के बारे में बताया था कि जिसके लास्ट में लॉजी लगा हो, जिसके लास्ट में नोमी लगा हो, जिसके लास्ट में RY लगा हो और जिसके लास्ट में पोनिक लगा हो। तो अपवाद हर जगह जब होते हैं तो ये जगह क्यों छूटेगा? तो अपवाद यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे अपवाद है। कैसे है देखना, अपवाद हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अपवाद। आगे ट्रिक से तो फॉलो कर ही लोगे आप। अपवाद में सबसे पहला जो अपवाद है आपको याद रखना है सोशियोलॉजी। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सोशियो और एक लॉजी। लॉजी टू इंडिकेट ऑफ साइंस या टू स्टडी, यही कहते हैं। तो स्टडी लॉजी होता है, तो लॉजी लगा हुआ है तो ये ग्रीक से, यहाँ ट्रिक तो काम कर रहा है। लेकिन सोशियो जो शब्द है ना, ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई सोसाइटी छोटी चीज़ थोड़ी होती है और एक जगह थोड़ी होती है, पूरे लार्ज एरिया में होती है, हर जगह होती है। आपके यहाँ सोसाइटी होगा, हमारे यहाँ होगा, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो, सोसाइटी तो होगा ही होगा, ठीक है। तो सोसाइटी आपको लार्ज एरिया देखने में लग रहा है। तो ये जो सोशियोलॉजी है, जिसमें से लॉजी ग्रीक हो गया, लॉजी क्या हो गया? ग्रीक हो गया, लेकिन सोशियो क्या हो गया? लैटिन हो गया। और सोशियो का मतलब जो किस शब्द से लिया गया है? सोसाइटी है। सोसाइटी कैसा शब्द है? लैटिन। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा होगा, देखो सोसाइटी। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब फिर आगे क्या? तो ये तो अपवाद हो गए। कुछ अपवाद और भी है, जैसे एक अपवाद है फॉरेस्ट्री का, फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट ट्री, इसमें ट्री के बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं। और ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द आपको दिख रहा है, ये किससे लिया गया है? लैटिन से, फॉरेस्ट से। और फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्री या ट्री, या साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्री भी बोल सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? फॉरेस्ट कहेंगे। क्लियर? क्लियर। दूसरा, दूसरा जो अपवाद है वो है एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर। और एक जो अपवाद है एक्वाफोनिक, एक्वाफोनिक।
थोड़ा-सा इस दोनों को समझने के से पहले थोड़ा-सा इन दोनों के मतलब को समझ लेते हैं। देखो, कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरा अपने पढ़ाने का एक तरीका है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो हर चीज़ को एक साथ कंबाइन करके कि ताकि उसी समय उसके बारे में आपको पता हो जाए। अब एक्वापोनिक, एक्वाकल्चर आप अपने दोस्त से पूछ लेना भाई कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन एक्वाकल्चर एंड एक्वापोनिक, वो नहीं बता पाएगा, फिर आप बता देना, फिर उसके नज़र में आपका थोड़ा-सा इमेज बढ़ जाएगा कि भाई इसने तो कहाँ से पढ़ लिया, फिर चोरी चुप के ये पढ़ रहा है, ऐसे सोचने लग जाएगा। तो ये नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ में कई बार हम जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यू पैनल में इम्पोर्टेंट है। हालाँकि इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते इंटरव्यू पैनल पे, लेकिन फिर भी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है कई-कई बार, ठीक है? तो याद रखना। अब देखो, पहले समझ लेते हैं कि एक्वाकल्चर और एक्वापोनिक में अंतर क्या है। एक्वाकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल्स की हम फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग एक्वाटिक एनिमल्स। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहना ही पसंद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो एज फॉर एग्जाम्पल आप क्या दोगे, जैसे कि फिश हो गया, मछली हो गया, सही से लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना। फिश हो गया, जैसे कि श्रिम्प हो गया, जैसे कि ओस्टर हो गया, जैसे कि सेलफिश हो गया, सेलफिश जिसमें सेल होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, एक्वाकल्चर हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल आप लिख लेना, टिलापिया इन पॉन्ड, टिलापिया ये मछली है, इन पॉन्ड, पॉन्ड में टिलापिया को पाल रहे हो इंडिविजुअली, तो इसे क्या कहोगे, एक्वाकल्चर कहोगे। अब बात आता है कि भाई एक्वापोनिक फिर क्या है, एक्वापोनिक क्या है, तो इसके बारे में लो समझो, एक्वापोनिक है क्या। एक्वापोनिक को समझना है हमें, ठीक है। तो एक्वापोनिक पहले होता क्या है देखना। एक्वापोनिक का मतलब ही होता है एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर प्लस में हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होगा कि एक्वापोनिक और हाइड्रोपोनिक में क्या अंतर है। तो हाइड्रोपोनिक की अगर हम बात करें, तो जब भी हाइड्रो चीज़ हम सुनते हैं ना, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। पोनिक का क्या मतलब होता है, लेबर्स होता है, या आप कह सकते हो श्रम होता है, जो उसके अंदर काम करता है। तो अगर पानी के अंदर कोई भी क्रॉप को हम ग्रो करवा रहे हैं, कोई भी प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं, तो उसे हाइड्रोपोनिक कहते हैं, ठीक है। एक्वाकल्चर आपने देखा कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो दोनों को कंबाइन कर दो, वाटर के अंदर प्लांट लगा है और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लगा है, उसे हम एक्वापोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्वापोनिक कहेंगे। अगर आपसे हम बात करें, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक टैब है, ये हमारे पास एक टैब है, यहाँ पे हमने कोई भी प्लांट लगा दिया, यहाँ पे हमने कोई भी प्लांट लगा दिया, इसके रूट पार्ट यहाँ पे है और इसके हमने नीचे पानी लगा दिया और इसमें हमने मछली को रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, एक्वापोनिक कहलाएगा। अब एग्जाम्पल क्या होगा, सिंपल अगर हमें एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा डेयरिंग, टिलाफिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई और ले ले, टिलाफिया ले लेते हैं, टिलाफिया विथ ग्रोइंग, ग्रोइंग कैसे लिख दिया, विथ ग्रोइंग, विथ ग्रोइंग ल्यूटस, यानी कि सलाद के पत्ता जिसे कहते हैं, सलाद के लिए यूज होता है, ठीक है। यूजिंग द सेम वाटर, सेम वाटर, इसे हम क्या कहेंगे, एक मिनट छोटा छोटा कर देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। इसे हम क्या कहेंगे भाई जी, तो इसे हम कहेंगे एक्वापोनिक। आ गया समझ में, तो ये चीज़ें आप याद रखना, एक्वापोनिक और एक्वाकल्चर क्या है। तो कल्चर आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ आपको याद ये रखना है कि कल्चर है तो ये टोटली जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसको सिर्फ ग्रो किया जाएगा, ठीक है। अपवाद हम लोग पढ़ रहे थे इसके अंदर, तो अपवाद ये कैसे है, एक्वाकल्चर जो है वो कंप्लीट रूप से लैटिन शब्द से लिया गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्वापोनिक को समझना है। तो एक्वापोनिक में दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्वास और पोनिक, एक्वास और पोनिक। अब हमें ये समझना है, एक्वास का मतलब तो आप जानते ही हो कि ये किस शब्द से लिया जाएगा,
तो ये समझ लो लैटिन का है, और पोनिक आप जानते हो ग्रीक का। तो ये दो शब्दों से मिलकर बनाना, इसीलिए हम इसे किस में रखेंगे, अपवाद में रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल तो लिखे हुए हैं, मैं ना भी लिखूँ तो चल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि जिसके लास्ट में आर वाई है, लॉजी लगा हुआ 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 है, ये शब्द क्या है, ये शब्द किससे लिया गया, ग्रीक से लिया गया। लेकिन जो अपवाद है, तो अपवाद के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, तो अपवाद भी हो गया। साथ में यहाँ पे भी देख रहे हैं इंडिविजुअल वाई है, तो एलेलोपैथी किस शब्द से लिया गया है, तो याद रखना है किस शब्द से लिया जाएगा, तो ग्रीक से लिया जाएगा। अर्थोपोडा, ठीक है, तो अर्थोपोडा भी ग्रीक से लिया गया, हालांकि इसके अंदर आर वाई नहीं है, लेकिन अर्थोपोडा ग्रीक से लिया गया। बायोडायनेमिक, जो सबसे पहले डायनेमिक और बायो ऑर्गेनिज्म का यूज करके फार्मिंग किया था। इकोलॉजी, क्लाइमेट, और उसके साथ साथ हम याद रखेंगे एंजाइम, ये सब ग्रीक वर्ड है। ग्राउंडनट, प्लास्टिड, नेमाटोड और पोनिक्स, ये सब कैसे हैं, तो ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक और लैटिन दोनों क्लियर हो गया। अब आपको देखो कितने स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं, तो इसको ऐड भी करते चलना, ऐसा ना हो कि मैं करवा रहा हूँ आप पढ़ना ही नहीं। अब कुछ अदर वर्ड है, देखो दो वर्ड के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा बताया। अदर वर्ड में अगर हम बात करें कौन कौन सी शब्द और है जिसके बारे में हमें याद रखने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले आप लिख लो फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। इससे क्या क्या होगा, तो जो मैन्योर होगा वो किससे लिया गया है, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया। उसके साथ साथ जो इंटरप्रेन्योर है वो भी किस शब्द से लिया गया है, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया। उसके साथ साथ जो ट्रक गार्डनिंग है वो भी किससे लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया। क्लियर, तो फ्रेंच भाषा के बारे में इतना ही याद रखना, और भाषा समझ लो। और भाषा की अगर हम बात करें तो अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड में अगर हम बात करें तो अल्फ़ा, अल्फ़ा आपने नाम सुना होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा, इसका सेकेंड नाम बताओ भाई कमेंट में। उसके साथ साथ आप खरीफ सीजन, क्या लिख दिया, खरीफ, जायद एंड रबी, ये तीनों जो शब्द है वो अरबी का शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा से ली गई है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो मॉनसून है ये भी किस शब्द से लिया गया, अरेबिक शब्द से लिया गया, ठीक है। अब एक और संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में याद रखना जो कि बहुत ज़रूरी है, क्या होगा संस्कृत में, क्या याद रखोगे, तो संस्कृत में याद रखोगे कि हिंदी के जितने भी शब्द होते हैं, हिंदी के जितने भी वर्ड यानी कि शब्द होते हैं, ये सब संस्कृत से ली गई है, लिख लेना लैंग्वेज बनाकर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आते हैं कृषि, संस्कृत से, मूंगफली संस्कृत से, वैसे ग्राउंडनट ग्रीक से है, लेकिन इंग्लिश में तो ग्रीक से है, और वैसे एग्रीकल्चर इंग्लिश में किससे है, लैटिन से है, ठीक है। वैसे और अगर हम बात करें तो कपास, कपास, ठीक है, इसके बारे में याद रखना। तो उसके साथ साथ और अगर हम बात करें तो शुगर केन, जिसे हम गन्ना के नाम से जानते हैं, तो गन्ना, ये शब्द कैसे है, तो याद रखना है हमेशा कि ये संस्कृत भाषा से ली गई है। तो अब आपका भाषा कंप्लीट हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आया होगा फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि ज़्यादा जो सेशन है वो लंबा भी ना हो, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में रहे, तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना मिनट अपन रिकॉर्ड कर ले। चलो 10 मिनट और डिस्कशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये पीपीटी मैं दे दूंगा। देखो यहाँ पे जैसे कि, अच्छा उसमें पोमोलॉजी छूट गया था तो उसको भी लिख लेना, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक क्या लिख लेना, पोमोलॉजी, इसके लास्ट में लॉजी है तो ये ग्रीक से है, और पोमो है तो ये लैटिन से। क्लियर है गाइस, चले आगे। तो ये अदर वर्ड भी हो गया।
अच्छा, एक और भाषा छूट गया था, इसको भी लिख लेना, एंग्लो सेक्सन। क्या है? एंग्लो सेक्सन। इसे हम क्या कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। जैसे टीलेज हो गया, वीड हो गया, तो टीलेज और वीड खरपतवार किससे लिया गया? एंग्लो सेक्सन से लिया गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात कर लिया। अब हमें एग्रीकल्चर्स के बारे में, क्या हो गया, अब हमें एग्रीकल्चर्स के बारे में बात करना होगा। जैसे देखो, एग्रीकल्चर्स क्या है, अगर हमें डिफिनेशन देना, देखो ये पीपीटी है, सबको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बोले तो कृषि, एग्रीकल्चर बोले तो कृषि मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमें डिफाइन करना हो, ठीक है। पहले शुरुआती दौर से बता देता हूँ मैं कि ये लैटिन शब्द है, ठीक है। एगर या एग्री आपको बताया ही है, एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है। सिंपल अगर मैं बात करूँ, एग्री जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्टीवेशन जिसका मतलब होता है कल्चर, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। अब देखना, छोटी सी बात है, पहले अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चले, फिर इसकी डिफिनेशन की तरफ आएंगे। तो हिस्ट्री में ये था कि भैया लोग उठते थे सुबह, मॉर्निंग में, मॉर्निंग हो गया भाई, उठो उठो, चाय तो मिलता नहीं था, निकलते थे कहाँ पे? जंगल में। बहुत सारे पेड़ पौधे थे वहाँ पे, जानवर भी रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, इस जानवर को मारकर वापस लाकर खुद खाते थे और अपने फैमिली को, अपने परिवार को खिलाते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर का इतिहास बता रहे हैं। तो धीरे धीरे इवेल्युएशन हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, फिर पार्चुरेशन आया, उसके बाद क्रॉप कल्चर हुआ, उसके साथ साथ ट्रेड हुआ, फिर मॉडर्न हुआ। अब तो इतना हो चुका है कि बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो उस समय क्या था कि भोजन मिल जाए उतना ही बहुत है। जब प्रोडक्शन करना स्टार्ट हमने किया था 7500 BC, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस समय हमने सबसे पहले वीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन किया। वीट एंड बार्ले का, वीट एंड बार्ले का। तो उस समय तो हमारा पर्सपेक्टिव ये था कि भाई सॉइल में खेती कर रहे हैं तो ये एग्रीकल्चर ही कहलाएगा, बाकी दूसरा तो एग्रीकल्चर होगा नहीं। तो उन्होंने डिफिनेशन दे दिया कि कल्टीवेशन इन सॉइल या कल्टीवेशन इन सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। सॉइल में किसी भी प्रकार का खेती करना एग्रीकल्चर कहलाएगा। लेकिन अगर मॉडर्न तरीके से देखें, किस तरीके से देखें, मॉडर्न इरा से देखें, तो क्या आप ये बताना कि कोई एनिमल्स है और कोई फार्मर उसे रेयरिंग कर रहा है, पाल रहा है, तो क्या वो एग्रीकल्चर की पार्ट नहीं होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये बनता है कि मान लो, क्या हो गया, मान लो कि हमने हाइड्रोपोनिक किया, मिट्टी का यूज़ किया ही नहीं, हमने क्या यूज़ किया? हाइड्रोपोनिक किया। एक मिनट, हाइड्रोपोनिक सही से लिख देता हूँ। हाइड्रोपोनिक किया, हमने मिट्टी का यूज़ किया ही नहीं। हमने एरोपोनिक किया, हमने मिट्टी का यूज़ किया ही नहीं। तो क्या ये पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होगा? और ये एग्रीकल्चर कहना गलत हो जाएगा क्या? तो समय के साथ चीज़ें बदल जाती है, आपके साथ भी समय के साथ चीज़ें बदल जाएगी। अभी आपको बहुत परेशानी है, आज से 5 साल बाद मैं बात करूँगा तो ये सारी चीज़ें सोचना ही बंद कर दोगे आप। 5 साल बाद आप, ये नहीं होगा कि सौरभ सर की क्लासेस आई कि नहीं आई, इसका इंतज़ार करोगे, कभी नहीं करोगे। उस समय का डिफिनेशन अलग होगा। अभी आपको कुछ भी नहीं आता तो अभी आपका डिफिनेशन अलग है। उस समय जब बहुत ज़्यादा कुछ आने लग जाएगा तो अभी आपका डिफिनेशन अलग हो जाएगा। जैसे गाँव में क्या सुनते हैं कि यार फलानवा पहले ऐसे था, फिर बाद में ऐसे हुआ। तो वो क्या है, उस समय डिफिनेशन उसका वो था, इस समय डिफिनेशन इसका ये है। तो हम दोनों को गलत नहीं कह सकते हैं और ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, इसको सही कर लो। समय के अनुसार चीज़ें चेंज होती चलेगी। तो अब जो चीज़ें हम एग्रीकल्चर्स के अंदर पढ़ते हैं, किसके अंदर? एग्रीकल्चर्स के अंदर। अब जो चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं भैया? तो एग्रीकल्चर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो हम अब एग्रीकल्चर्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? तो अब हम एग्रीकल्चर्स के अंदर 3 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला, मिट्टी में फार्मिंग करो, जिसे हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, हिंदी में इसे हम कहते हैं फसल उत्पादन, उत्पादन। ठीक है। दूसरा, एनिमल्स भी अगर आप रेयरिंग कर रहे हो, एनिमल्स भी पाल रहे हो, तो आप पालो, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जिसमें हम लाइव स्टॉक के बारे में सिर्फ एंड डेयरी फार्म के बारे में पढ़ते हैं, डेयरी फार्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा, सॉइललेस फार्मिंग, सॉइललेस फार्मिंग। ये एग्रीकल्चर की बात है कि एग्रीकल्चर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। पता ना क्यों कुछ चीज़ें गलत बोला जाए तो माफ़ कर देना यार, मुझे नींद आ रही है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है।
अब सॉइललेस फार्मिंग की अगर मैं बात करूँ तो सॉइललेस फार्मिंग का मतलब है कि जिसमें सॉइल हो ही नहीं, यही मतलब हो सकता है। तो इसे हम मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर नहीं रख सकते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर इसी के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, और अगर हम बात करें तो और क्या रह गया भाई, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक और एक्वापोनिक, एक्वापोनिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें सॉइललेस में पढ़ते हैं। चौथी जिसकी ब्रांच है ये है अदर इंटरप्राइजेस या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड इंटरप्राइजेस, सब्जेक्ट रिलेटेड टू इंटरप्राइजेस। तो मॉडर्न तरीके से, किस तरीके से, या मॉडर्न समय में, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज एग्रीकल्चर, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये सारी चीज़ें बताओगे कि एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइललेस फार्मिंग। उसकी जगह पे आप मॉडर्न फार्मिंग, हाईटेक फार्मिंग, ये सारी चीज़ें कह सकते हो। और अदर इंटरप्राइजेज या रिलेटेड टू इंटरप्राइजेज, सब्जेक्ट रिलेटेड टू इंटरप्राइजेज इज नोन एज एग्रीकल्चर। सिंपल है, सिंपल है। तो डिफिनेशन लिख लो, कई बार डिफिनेशन लिखा हुआ होता है तो हमें आगे की दिक्कत नहीं होती है। तो लिख लो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद लाइव स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइव स्टॉक। उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉइललेस फार्मिंग, सॉइललेस फार्मिंग। उसके बाद अगर हम बात करें तो फार्मिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें और अदर इंटरप्राइजेस, अदर रिलेटेड इंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फॉर मोर इनकम इज नोन एज एग्रीकल्चर। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो उसमें हम स्टडी करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, सॉइललेस फार्मिंग एंड अदर इंटरप्राइजेस की स्टडी करते हैं। और ये जितने भी स्टडी कर रहे हैं ये सब क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी मैंने बनाई है, फिर तो यहाँ पे भी लिखा होगा, पीपीटी भी है, लेकिन साथ में मैं बिना पीपीटी का पढ़ाना पसंद करता हूँ तो बिना पीपीटी की है। लेकिन पीपीटी से थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि फॉर्मेट लगा हुआ रहता है इसमें। एग्रीकल्चर्स मैंने बोला है कि भाई ये प्राइमरी एम है जहाँ से फाइबर और फूड प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। और इसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं, सिंपल बात है। और आगे देखेंगे तो एग्रीकल्चर्स के डिफिनेशन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि भाई यही सारी चीज़ें तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें फूड एंड फाइबर देकर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हेडिंग डाल लो फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे इसी में पढ़ा देता हूँ, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। समझ में आया, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर्स क्या है, मतलब एग्रीकल्चर्स का क्या फीचर्स है। तो तीन दिख रहा है ना लोगो यहाँ पे। एक तो एग्रीकल्चर आर्ट है, एग्रीकल्चर साइंस है, टेक्नोलॉजी है और बिजनेस है। एग्रीकल्चर आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है। कैसे एग्रीकल्चर साइंस, आर्ट और टेक्नोलॉजी और बिजनेस है, इसको समझना। आर्ट का मतलब होता है कला, जैसे कोई भी एक्टिंग है वो भी एक आर्ट ही है, आपसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अगर आपके अंदर एक्टिंग है तो डेट मीन्स आपका एक्टिंग आता है आपको। तो एक्टिंग हर किसी से नहीं हो सकता, उसी तरह से एग्रीकल्चर हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे हम जब कॉलेज में थे तो उस समय जब भी फील्ड में एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जाता था तो हमें लगता था यार ये बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही हम कुछ प्रैक्टिस करते थे तो हमें लगता था यार इतना हार्ड है, कौन काम करेगा। लड़कियां तो स्पेशली सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए, सिर्फ फ़ोटो के लिए जाती थी कि बस एक फ़ोटो हो जाए, बढ़िया सा फेम हो जाए, अपने वहाँ से चले आएंगे। लेकिन आप सच में एग्रीकल्चर आपको अगर करना हो, नो डाउट बहुत लेडीज़ जो लोग हैं वो करते ही हैं, बट अभी के कंडीशन में अगर हम बात करें तो एक तरीका है एग्रीकल्चर करने का, एक तरीका होता है कि जैसे ट्रांसप्लांटिंग करना है तो स्पेसिंग मेंटेन रखना पड़ेगा, ट्रांसप्लांटिंग करना है तो इस तरह से करना पड़ेगा, कितने डेप्थ लगाना पड़ेगा। ये थ्योरी पोर्शन और प्रैक्टिकली में डिफरेंट हो जाता है। तो एक
कला है, एक आर्ट है जो हर किसी से नहीं हो सकता। एनिमल्स फार्मिंग करना, एनिमल्स को पालना, जैसे आप देखोगे तो एनिमल्स बात भी करता है। अब आपको लगेगा एनिमल्स कैसे बात करेगा? जो फार्मर उसको बहुत दिनों से पाल रहा है, पोस रहा है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमिलियर हो जाता है। वो जब चाहे उसके पास जा सकता है, जब चाहे उसके इसको लेकर कहीं घूमने जा सकता है। लेकिन जो फार्मर नया है, जो किसी को पाला ही नहीं एनिमल्स को, उसके पास जाएगा, उसको उठाकर तुरंत उसको फेंक देगा। तो ये एक कला है जिसको स्किलफुल पर्सन ही स्किलफुल मैनर में ही किया जा सकता है। जैसे आपसे हाइड्रोपोनिक कर दे तो क्या हाइड्रोपोनिक सब लोग कर लेंगे? नहीं करेंगे। ट्रांसप्लांटिंग सब लोग कर लेंगे? नहीं कर पाएँगे। सीड सोइंग सब लोग करेंगे? नहीं कर पाएँगे। तो एक ये क्या है? आर्ट है। तो वे टू परफॉर्म द ऑपरेशनल ऑफ द फार्म इन द स्किलफुल मैनर इज़ नोन एज़ आर्ट। तो ये खेती के कामों को कुशलतापूर्वक करने का एक तरीका है, पहला। फिर हमने बात किया कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे है। तो भाई आपको पता है कि आजकल प्लांट ब्रीडिंग कर हम छोटे-छोटे प्लांट में कैसे पोटेंशियल डाल रहे हैं कि ताकि हमें उपज ज़्यादा दे, प्रोडक्शन ज़्यादा दे। तो वो साइंस ही तो है। ये पहले डेवलप नहीं हुआ था, अब तो डेवलप हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट करना ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल सच ए क्रॉप ब्रीडिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स टू मैक्सिमम यील्ड एंड प्रॉफिट इज नोन एज साइंस। तो साइंस ये है कि अलग अलग मशीन आ चुका है, अलग अलग तरीके आ चुके हैं, तो ये साइंस हो चुका है। तो एग्रीकल्चर आर्ट भी है, साइंस भी है। अब बिजनेस कैसे है भाई? ये सब प्रोडक्शन होगा, ये सब हम मार्केट में सेल करेंगे, गोदाम में भरेंगे, ये सेल करेंगे, तो लास्ट में इनकम ही आएगा ना। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कमर्शियल फार्मिंग जो करते हैं ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से ही कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम नेट रिटर्न होता है। एम हमारा क्या होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न हो। किसके थ्रू? तो मैनेजमेंट ऑफ लैंड, लेबर, वाटर, कैपिटल, एम्प्लॉइंग साइंस फॉर प्रोडक्शन फूड, फाइबर एंड फ्यूल। एग्जांपल कमर्शियलाइजेशन। कोई भी फार्मिंग हम कर रहे हैं, मान लो अपने खेत में कोई फार्मिंग कर रहा है, तो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि वहाँ से पैसे आएँ। कोई बिज़नेस पर्सपेक्टिव से कर रहा है तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से वो चाहेगा कि उसको सेल करे, वहाँ से पैसे है हमारा। तो एग्रीकल्चर आर्ट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, साइंस भी है और उसके साथ-साथ बिज़नेस भी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके साथ-साथ आप एक छोटा-सा चीज़ याद रखना, फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड पूछा जाए तो चाचा जी को पहचान रहे हो आप लोग। इनके वजह से ही राइस है, व्हीट है, प्रोडक्शन बढ़ा है, जिनको हम क्या कहते हैं? एन.ई. बोरलॉग कहते हैं। नॉर्मन ई. बोरलॉग इनका नाम है। क्या नाम है? नॉर्मन ई. नॉर्मन बोरलॉग भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी फादर है, ये बात याद रखना। ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी फादर है, जो स्टार्ट हुआ था 43 में और 50 में सारे कंट्री में संपन्न हुआ था। फिर वहाँ से हमें 100 केजी व्हीट मिला था, फिर उसको हमने क्या किया था? अपने देश में अपने लोकल वैरायटी के साथ क्रॉस कराकर वैरायटी बनाया और फिर जाकर फादर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया या फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किनको कहते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। ठीक है? फादर ऑफ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी इन्होंने ही चलाया था। ठीक है? फादर ऑफ एग्रीकल्चर, तो फादर ऑफ देखो 3 चीज़ें लिख लेना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और फादर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है? उसके से ग्रीक लिख दिए क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? तो याद रखना कि ऐसा रेवोल्यूशन जो व्हीट एंड राइस के लिए किया गया था, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अच्छा, व्हीट एंड राइस ही क्यों किया था इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा-सा स्टडी करें तो देखो, राइस स्टेबल फूड इंडिया और व्हीट स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड। तो ज़्यादातर तो यही लोग खा रहे हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी यही हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी कल हम इम्पोर्टेंस और इसके कंट्रीब्यूशन और इसके ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, तो ये चीज़ें आप याद रखना और फीडबैक में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी फीडबैक होता है, चाहे वो नेगेटिव फीडबैक हो या पॉजिटिव फीडबैक हो, आप कमेंट में लिख दिया करो। इससे क्या होगा कि अगर नेगेटिव होगा तो उस पे काम करेंगे, पॉजिटिव होगा तो और पोटेंशियल और स्मार्टनेस तरीके से आपको पढ़ाने और समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में शाम 6 बजे इसी टाइम पे डेली वीडियो जाएगी। तो आप एक नोटबुक लिख लेना, नोटबुक बनाना स्टार्ट कर देना, नोटबुक कह रहे हैं, नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना।
बाकी यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए सेशन में, नए सेशन क्या कल मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अच्छा, ये पीपीटी मैं भेज देता हूँ आपके पास, तो आप इस पीपीटी को भी अपने पास ही रखना। अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ वीडियो बंद कर रहा हूँ।